नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। 11 बज चुके हैं और इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे उन तमाम बड़ी और अहम खबरों का जो दिन भर सुर्खियों में बनी रहेंगी। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। सिविल हॉस्पिटल में लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी डोज लगवा ली है। सिविल अस्पताल में लगवाई कोरोना की दूसरी डोज। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है और ऐसे में हर किसी को ये डोज लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक संदेश देते हुए कि आप भी डोज लगाएं। सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने दूसरी डोज लगवाई है, यानी वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है और एक संदेश देने की कोशिश की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं और खुद को सुरक्षित रखें। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली। इससे पहले करीब 28 दिन पहले उन्होंने पहली डोज ली थी, अब दूसरी डोज आज ले ली है और उसके साथ साथ एक संदेश दिया है उत्तर प्रदेश की जनता को कि उत्तर प्रदेश का जो मुखिया वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक है, तो आप लोग भी जागरूक होइए, अपने घरों से निकलिए और सीएससी और पीएचसी केंद्रों तक पहुंचिए और वैक्सीन की डोज लगवाइए, ताकि कोरोना की तीसरी जो संभावित लहर जो डॉक्टर्स कह रहे हैं आने वाली है उत्तर प्रदेश में, उससे पहले आप वैक्सीन लगाकर खुद को कोरोना से लड़ने के लिए मजबूत कर लें। उसके अलावा समय समय पर लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता से आह्वान कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाना बेहद जरूरी है। उसके साथ साथ जो कोरोना गाइडलाइन का पालन है वो भी करना जरूरी है, ताकि हम और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। उसी के तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी तक का जो डाटा सामने आया उसमें साफ तौर पे कहा जा सकता है कि 10 ऐसे जिले हैं जो पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो चुके हैं। वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही सफल प्रयास का नतीजा है। वैक्सीनेशन के व्यापक पैमाने पर लगाए जाने का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के जिले अब जो पूरी तरीके से कोरोना मुक्त होते नजर आ रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं वो फिर से पटरी पर लौटेंगी, गुलजार होंगी और उत्तर प्रदेश एक बार जी बिल्कुल नीलेश, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैक्सीनेशन को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जोर शोर से कार्य किए जा रहे हैं और सभी जगह पर हर किसी को वैक्सीन लगाने की कोशिश भी की जा रही है, लोग लगा भी रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री ने आज दूसरी डोज ले ली है, जो आम लोग हैं उनके लिए अब क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, क्योंकि वो भी लोग जो पहले वैक्सीन लगा चुके हैं दूसरी डोज के लिए इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल आम जनता के लिए अगर हम बात करें तो आम जनता के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए थे वैक्सीनेशन के और अभी भी वो इंतजाम लगातार जारी हैं। अगर हम मीडिया के लोगों की बात करें तो उनके लिए अलग काउंटर बनाया गया, सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग काउंटर बनाया गया, महिलाओं के लिए अलग काउंटर बनाया गया, उसके अलावा मजदूर वर्ग के लिए अलग काउंटर बनाया गया। तो तमाम तरीके के काउंटर बनाकर एक साथ व्यापक पैमाने पर उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है। उसके अलावा मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को जल्द से जल्द जो वैक्सीनेशन की डोज है वो दी जा सके। इसी का नतीजा रहा है कि उत्तर प्रदेश ने हिंदुस्तान के सभी शहरों को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन लगवाने का काम उत्तर प्रदेश में एक दिन में किया। करीब 4.5 लाख से ज्यादा वैक्सीन लोगों को लगाई गई। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश लगातार वैक्सीनेशन का दूसरा डोज भी लगाने के लिए प्रयासरत है। उसको लेकर भी लगातार ये जो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं वो निरंतर चल रहे हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, पहला डोज लगाओ, उसके बाद जो पहले डोज के दौरान जो आपको स्लिप दी जाती है वो स्लिप लेकर आप 28 दिनों के बाद दूसरा डोज लगवा सकते हैं जी। तो निरंतर ये प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। अगर अभी तक की बात करें तो 70% से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है और दूसरी डोज लगवा ली है। और आने वाले दिनों में लगभग उत्तर प्रदेश की समस्त जनता वैक्सीनेशन का डोज लगवाएगी और उत्तर प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर तो कोरोना से बचने के लिए सावधानी तो जरूरी है ही, लेकिन वैक्सीन भी बहुत जरूरी है और इसलिए आप भी वैक्सीन सेंटर पर जाकर जरूर वैक्सीन लगवाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में 2022 के चुनाव को लेकर हर एक पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। यूपी की राजनीति में अब ब्राह्मण वोट बैंक पर सबकी नजर है और ऐसे में बसपा भी लगातार ब्राह्मणों को साधने में जुटी हुई है। आज एटा और कासगंज में बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। आज प्रबुद्ध सम्मेलन के दूसरे चरण की तीसरा दिन है। तो आपको बता दें कि एटा और कासगंज में बीएसपी का सम्मेलन है और बहुत ज्यादा कोशिश है कि एक
पर्टिकुलर वर्ग के वोट बैंक को साधा जाए, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां इसमें जुट गई है। बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी और ऐसे में समाजवादी पार्टी भी सम्मेलन कर रही है। बीएसपी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। विचार संगोष्ठी कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है, और इससे पहले की अगर हम बात करें तो शुरुआत इसकी अयोध्या से की गई थी और फिर इसके बाद रायबरेली में भी इसे किया गया। बिल्कुल और एक के बाद एक लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। खासकर बसपा की तरफ से इसकी शुरुआत हुई थी। पहले ब्राह्मण सभा नाम दिया गया था, लेकिन इसके बाद अब प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी का नाम दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार सतीश चंद्र मिश्रा जो बीएसपी के बड़े नेता हैं वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। और आयुष भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता कासगंज से। आयुष, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, बीएसपी के तमाम जो बड़े नेता है वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरीके की तैयारी है, लोगों में किस तरह से उत्साह है? जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियां हुई है। इसी क्रम में आज कासगंज के पटियाली में बसपा द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें ब्राह्मणों को साधने की तैयारी है। इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर ही मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं पीछे उत्साह का माहौल है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। तस्वीर अगर आपको दिखा दूं तो आप देखिए मेरे पीछे की तस्वीर है। यहाँ पर तमाम लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लोगों के बीच बड़े उत्साह का जो माहौल है वो लगातार दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कासगंज में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का पहली बार कासगंज का आगमन है। जब पहली बार वो कासगंज पहुंचेंगे, जहाँ पर ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए प्रबुद्ध जन जो गोष्ठी है वो यहाँ पर आयोजित की जाएगी। तमाम लोगों के पहुंचने का दौर शुरू हो गया है। और एटा में अगर हम राजनीतिक समीकरण की बात करें तो लगभग कितना ज्यादा दबदबा कौन कौन से जिले में ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा है, इसको लेकर कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, अगर बात करें ब्राह्मणों के दबदबे की तो कासगंज और एटा ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है। जहां से अगर बसपा ब्राह्मणों को साथ लेती है तो यहाँ से बसपा की सीटें निकलने की बिल्कुल संभावना है। इसी को लेकर कासगंज और एटा का चयन किया गया है, जहां पर ये जो ब्राह्मण जो प्रबुद्ध जो संगोष्ठी है उसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि कासगंज में तमाम बड़े नेता जो है वो तमाम राजनीतिक पार्टियों को यहाँ पर दिए, जिसके बाद ब्राह्मणों को साधने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल तैयारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आयुष भारद्वाज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां महिला हॉकी में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया है। ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची है हॉकी टीम। पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है महिला हॉकी टीम। आपको बता दें कि भारत की तरफ से गुरजीत कौर ने गोल किया था और पुरुष हॉकी टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। और आज महिला हॉकी टीम ने भी 40 साल बाद एक बेहतर प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि महिला हॉकी टीम ने भारत का नाम ऊंचा किया है और काफ़ी दिनों से जो संघर्षरत थे, ऐसे में एक बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन। आगे बढ़ते हैं और भारत की बेटियों का शानदार प्रदर्शन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो में जीत का इतिहास रचा है। भारत पहली बार ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। तो ये अनुराग ठाकुर खेल मंत्री है, जो उन्होंने ट्वीट किया है महिला हॉकी टीम की तरफ से जो शानदार प्रदर्शन किया गया है उसको देखते हुए सराहा है उन्होंने बेटियों को, और लिखा है कि भारत की बेटियों का शानदार प्रदर्शन, भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो में जीत का इतिहास रचा है। भारत पहली बार ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा है। तो अनुराग ठाकुर ने यह ट्वीट किया है। अब दूसरा ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि टोक्यो ओलंपिक में अद्वितीय प्रदर्शन करते हुए भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में प्रदेश को गर्व महसूस कराया है। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि ओलंपिक के सेमीफाइनल में प्रवेश सुनिश्चित किया है। संपूर्ण देश को गौरवान्वित करने वाली इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई। जी हां, तो एक के बाद एक बधाई और ट्वीट कर रहे हैं। खेल मंत्री के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके बधाई दी है। वह किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री, भारत का सपना पूरा हो रहा है। भारत की महिला हॉकी की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया
और सेमीफाइनल में जगह बनाई। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो आपको बता दें कि वाकई में ये बहुत ही खुशी का पल है। एक अच्छा प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक से भारतीय महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ऑस्ट्रेलिया को हराकर 1-0 से हराया है और ये इस वक्त की सबसे अहम और बहुत ही खूबसूरत जो वहां से खबर आ रही है। आपको बता दें कि किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके बधाई दी है। इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का दिन। हमारा महिला और पुरुष दोनों टीमें सेमीफाइनल्स पहुंचना ओलंपिक्स में, वो भी हॉकी जैसे गेम में, बड़ी गेम है, बड़ी जीत है। तो हमने शुरू में कहा था, जब हम हमारे हॉकी के प्लेयर्स मेंस वुमेन्स बेंगलोर में ट्रेनिंग करते थे, हम मिलने जाते थे और कलिंगा स्टेडियम में उनके गेम के लिए में जाते थे, तो जितना भी इंटरेक्शन करते थे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई था और हमको पूरा यकीन था कि सेमीफाइनल्स तक हम जरूर पहुंचेंगे। अब इससे आगे बस 2 स्टेप्स है, लेकिन सेमीफाइनल्स पहुंचना ही अपने आप में इतिहास है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है और लंबे अरसे के बाद सपना साकार हुआ है। काफी मेहनत के बाद पुरुष हॉकी टीम ने कल ही सेमीफाइनल में जगह बनाई और अब महिला हॉकी टीम ने भी टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और इस वक्त की ये सबसे अहम खबर, 41 साल बाद यह सपना साकार हुआ है। महिला हॉकी टीम ने भारत, जो पहली बार ऐसा हुआ है कि टोक्यो ओलंपिक में, यानी कि जो वहां से खबर आ रही है 41 साल बाद, जिन्होंने सपने को साकार किया और सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मीर रंजन हमारे साथ हॉकी प्लेयर जुड़ गए हैं। मीर रंजन, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। मेरा सीधा सवाल यही रहेगा, जो जीत हासिल की है, जो सेमीफाइनल में प्रवेश किया है विमेंस हॉकी टीम ने, आप उसको लेकर क्या कमेंट करना चाहेंगे और जरा शेयर भी करें ये एक्सपीरियंस की कैसा महसूस होता है? आज का दिन जो है वो हॉकी के जगत में बहुत बड़ा दिन है। दोनों टीमें हमारी सेमीफाइनल्स में पहुंची है जी। विशेषकर वुमेन हॉकी, जिसको किसी से उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल चक दे इंडिया मूवी की तरह किसी ने उन पे भरोसा नहीं किया था कि वो कुछ करके दिखाएंगी, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन आज उन्होंने किया, जिस तरीके का खेल उन्होंने दिखाया, जिस तरीके का कमिटमेंट उन्होंने दिखाया जी, पूरे देश को उन पे गर्व है, पूरे देश को उन पे गर्व है। बिल्कुल मीर, और ऑस्ट्रेलिया के साथ का ये मुकाबला कितना टफ था, ये भी आप बताएं। हम लोगों ने शुरू में एक शॉट मारा जो पोल से टकरा के वापस आ गया। हाँ। तो कहीं ऐसा लगा कि शायद हमारा बैड लक है, लेकिन उसके बाद में गुरजीत कौर ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल दागकर भारत को जीत आगे बढ़ाया और उसके बाद में 3 क्वार्टर तक उस जीत को बरकरार रखा। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 8 पेनल्टी कॉर्नर हमारे खिलाफ मिले। 8 पेनल्टी कॉर्नर बहुत होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के इतने लंबे तगड़े वर्ल्ड की 2nd नंबर की टीम और उसके सारे पेनाल्टी कॉर्नर्स को बचाना, जिस तरीके से श्रीजेश ने अपने पहले मैच में भारत को बचाया, मुझे लगता है कि सविता पूनिया जो हमारी गोलकीपर है, उसने बिल्कुल श्रीजेश के अंदाज में उसने भी गोल बचाकर भारत को आज विजय दिलाई। जी मीर, वाकई में बहुत ही जो इस वक्त जो खबर आ रही है वो बहुत ही अच्छी खबर है और निश्चित तौर पर पूरा भारत गर्व कर रहा है। जहां तक पुरुष हॉकी टीम की बात करें तो वहां भी कड़ी मशक्कत के बाद सेमीफाइनल में उन्होंने भी जगह बना ली है, यानी दोनों टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आगे की जो चुनौती है वो किस तरीके से देखा जाए? मीर रंजन, आपको आवाज आ रही है? तो मीर रंजन से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा साधने की हालांकि कोशिश करेंगे हम। फिलहाल आपको हम तस्वीर उस वक्त की दिखा रहे हैं जब विमेंस हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में एंट्री ली और फिर यहां पर खुशी का माहौल था, हर किसी के चेहरे खिल रहे थे। जापान की राजधानी टोक्यो में खेले जा रहे ओलंपिक खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है और आपको बता दें कि टीम ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर पहली बार
सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत की तरफ से एकमात्र गोल गुरजीत कौर ने दागा है। भारतीय टीम पूरे मैच में कंगारू टीम पर हावी रही और लगातार अटैकिंग गेम को जारी रखा। कप्तान रानी रामपाल की अगुवाई में भारतीय टीम ने 41 साल में पहली बार ओलंपिक खेलों के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई है, जिसके बाद तमाम लोगों के ट्वीट सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, हर कोई बधाई दे रहा है। जी, सबसे पहले तो आज के मैच का जिक्र किया जाए। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ऐसा गर्वीला क्षण, पल और वक्त हमको दिया है महिला हॉकी ने, एज वेल एज पुरुष हॉकी ने। कल हमको जो एक क्वार्टर फाइनल के अंदर जीत देकर सेमीफाइनल में एंट्री करी है 49 साल के बाद। इसी तरह महिला हॉकी ने भी कई वर्षों के बाद 40-42 साल के बाद इस जगह पर, इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और ये जीत जो है भारत की कोई ऐसी फ्लूक की जीतने की गोल हो गया और हम जीत गए, ये गोल किया गया है। ये टीम गोल इसलिए किया गया कि टीम जो हमारी भारत की टीम, महिला की हॉकी टीम, एक टीम के रूप में खेली। एक ऐसी चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर का। तो वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि वाराणसी में गंगा नदी इस वक्त उफान पर है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। प्रशासन की तरफ से ही अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन वाराणसी में इस वक्त गंगा नदी उफान पर है और गंगा नदी उफान पर आने के बाद से प्रशासन ने एहतियात के तौर पर वहां पर अलर्ट कर दिया है। लोगों का आना जाना, खासकर नाव से भी जो लोग घूम रहे थे, उसे भी फिलहाल बंद कर दिया गया है, जो वहां से खबर आ रही है। और लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे अब गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कोई भी यहां पर ज्यादा ना आए और फिर ना ही यहां पर जो नाविक पहुंच रही हैं वो गंगा के बीचों बीच जाएं, क्योंकि ये खतरा हो सकता है उनके लिए ही। तो बारिश के चलते गंगा नदी उफान पर है। 24 घंटे में लगभग 1.32 मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाराणसी में गंगा नदी की अगर हम बात करें तो जब भी उफान पर ये नदियां होती हैं तो प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया जाता है और जो लोग आसपास रह रहे हैं उनको राहत शिविरों तक पहुंचा दिया जाता है। बिल्कुल, और हमारे संवाददाता ने वहां लोगों से बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। आपको घाटों की तस्वीर दिखाएं। अब आ चुके हैं मणिकर्णिका घाट, जहां सौदा होता है। काशी के साथ साथ अन्य प्रांतों से भी यहाँ पे सौ आती हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो सौदा स्थल था पूरा जलमग्न हो गया है। उसके साथ साथ जो सौदा करने वाले लोग आ रहे हैं उनको ऊपर जो सरकार द्वारा बनाई गई चिमनी, यानी इस चिमनी में सौदा कराया जा रहा है। इस चिमनी में एक साथ 10 लोगों का सौदा हो सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि काशी में अब सौदा जो हो रहा है वो काफ़ी मुश्किल भरा सौदा हो रहा है, क्योंकि लगातार जो जल का स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में लोग दूर दराज से आ रहे हैं और सौदा करने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कुछ लोग खड़े हैं सौदा कराने के बाद, स्नान करने के बाद यहाँ पे खड़े हैं। उसके बाद ये घर को प्रस्थान करेंगे। हालांकि ये जहाँ खड़े हैं पहले यहाँ पे जल, गंगा का जल नहीं था। ऐसे में ये जो जल लगातार बढ़ गया। कुछ तस्वीरें और भी आपको दिखा दें। वो जो देख रहे हैं आप, जो जाली की तरीके से है, यहाँ पे सौदा होता था। यानी कि लगातार जो गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है उस वजह से सौदा करने वाला जगह भी अब जलमग्न हो गया। जो गंगा का वाराणसी में जो जल का स्तर का बहाव है वो 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। उसके साथ साथ जो घाटों का संपर्क था वो घाटों का संपर्क भी आपस में टूट गया है। जो 84 घाट है बनारस के, वो घाट अब चल के लोग वापस नहीं जा पाएंगे। यानी नौका संचालन जो चल रहा है वो अभी तक तो चल रहा है, लेकिन जो जलस्तर बढ़ रहे हैं उसे नौका संचालन पर भी रोक लगाई जा सकती है। आकाश यादव, न्यूज़ 1 इंडिया, वाराणसी। तो बिल्कुल हमारे संवाददाता आकाश यादव के पास पहुंचने वाला है। यानी कि बनारस में 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। मैं अब तस्वीरों के माध्यम से वो घाटों की तस्वीर आपको दिखा दूं। जो 84 घाट है आपस में संपर्क टूट चुका है। यानी कि जो घाटों पे पहले लोग सैलानी आते थे, एक घाट से दूसरे घाट पैदल चल के जाते थे, वो घाटों का संपर्क अब टूट चुका है। उसके साथ साथ बनारस में नौका संचालन भी बंद कर दिया जा चुका है। जो हरिचंद घाट और मणिकर्णिका घाट में सौदा होती थी उसका स्थल भी चेंज किया जा चुका है। शंभू भाई, आप नाविक है, ऐसे में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है,
क्या परेशानी आ रही है वर्तमान में? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जो गंगा का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से हमारे निषाद समाज को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा और ये हम लोग की एक रोजी रोटी है, नाव चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करना। हम लोग का आज से नौका संचालन पे प्रतिबंध कर दिया गया है। पहले कोविड काल में, उसके बाद बाढ़, ऐसे में दोहरा संकट आ गया आप लोगों में। सरकार द्वारा क्या सहायता की जा रही है? सरकार से हम लोग कोई सहायता नहीं मिली है। ये दोहरा संकट पे हम लोग ऐसे नाविक समाज के लोग हैं कि हम लोग के पास और कोई रोजी रोटी नहीं है। तो उत्तराखंड में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के 5 अधिकारियों को विभिन्न पदों पर पदोन्नति की गई है। महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान ने बताया कि विभाग में निर्धारित चयन प्रक्रिया पूरा होने के बाद केएस चौहान की संयुक्त निदेशक, मनोज श्रीवास्तव, रवि विजारनिया की उप निदेशक और बद्री चंद्र और अर्चना की सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति की गई है। तो तमाम लोग को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं और अपनी नई जिम्मेदारी के साथ ही ये आगे बढ़ेंगे। एक के बाद एक चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जिनकी पदोन्नति की गई है और उसके साथ ही एक तरह से प्रमोशन के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर रामपुर से है, जहां पर प्रधान और राशन डीलर पक्ष आपस में भिड़ गए। फायरिंग और पत्थरबाजी से कई लोग जख्मी हो गए हैं। पथराव में पुलिस से भी मारपीट की सूचना है। पुलिस ने 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। टांडा थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां डीलर और प्रधान आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई है। बिल्कुल, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे दो पक्षों में मारपीट हुई है। प्रधान और राशन डीलर आपस में भिड़ गए हैं। फायरिंग और पत्थरबाजी की भी खबरें हैं। रामपुर धतन गांव पड़ता है क्षेत्र टांडा में। पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि दो पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हैं और आपस में फायरिंग वगैरह हो रही है। पुलिस वहां पर पहुंची तो ये लोग झगड़ रहे थे। पुलिस ने समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन ये पुलिस पर भी हमलावर हो गए और पुलिस के साथ भी गाली गलौज करने लगे। इस पर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और कुल 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। तो ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि अल्फा 1 सेक्टर में बाइक सवार बदमाशों ने सड़क से गुजर रही महिला से चैन लूट ली। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों का पीछा किया और आधी चैन टूटकर नीचे गिर गई। अल्फा 1 सेक्टर चौकी के पास का ये मामला बताया जा रहा है। घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जी हां, यह मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहां पर बेखौफ अपराधियों का कहर देखने को मिला है। एक महिला के साथ लूटपाट की गई है, चेन छीन लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। आगे बढ़ते हैं। बीते कई दिनों से पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बिजनौर के नगीना क्षेत्र के सुकरो नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जलस्तर बढ़ने से करीब दर्जन भर गांव का संपर्क शहर से टूट गया है। निर्माणाधीन पुल की वजह से मजबूरन लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। लोगों की जरा सी लापरवाही लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तो अमरोहा में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद है। रजबपुर थाना क्षेत्र के तुगलकाबाद गांव में हथियारबंद बदमाशों ने डेयरी संचालक के घर धावा बोल दिया और डेयरी संचालक को पेड़ से बांधकर गन पॉइंट पर लाखों की नकदी और जेवरात लेकर बदमाश फरार हो गए। तमंचे के बल पर हुई लूट से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। फिलहाल जख्मी है डेयरी संचालक, क्योंकि उसे गन पॉइंट पर रखकर उसे बांधकर लूटा गया है घर को। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।